3 जून 1947 ये वो तारीख थी जब भारत के 40 करोड़ लोगों की आज़ादी का दिन तय हुआ और साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाने का नापाक सपना भी पूरा हो गया। इस दिन तारीख तय की गई 15 अगस्त 1947। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए महज 73 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन ये बंटवारा इतना भी आसान नहीं था। जमीन का बंटवारा, कौमों का बंटवारा, दरियाओं का बंटवारा, भारत में पड़े नकदी नोट का विभाजन, इसके अलावा रिजर्व बैंक के तहखाने में पड़ी सोने की ईंटें, मैले कुचैले नोट और भारत के सुदूरतम नागा आदिवासियों के इलाके में एक बंगले में डिप्टी कमिश्नर की संदूकची में पड़े एक एक डाक टिकट का बंटवारा होना था। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आज मैं आपको सुनाऊंगा किस्सा उन तमाम बंटवारों का जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त किए गए। भारत पाकिस्तान के बंटवारे का ये किस्सा बयां किया गया है डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में। इस बंटवारे के लिए 2 अनुभवी अधिकारियों को चुना गया, जिनमें से एक थे एच.एम. पटेल और दूसरे थे चौधरी मोहम्मद अली। इन दोनों अधिकारियों के नीचे कई छोटे बड़े अधिकारी थे जो अलग अलग जगहों से रिपोर्ट्स बनाकर इन दोनों अधिकारियों के पास भेजते थे। इन रिपोर्ट्स के ही आधार पर ये दोनों अधिकारी बंटवारे की सिफारिशें तैयार करते थे, जिन्हें आगे विभाजन परिषद के पास भेजा जाता था, जिसके अध्यक्ष थे खुद लॉर्ड माउंटबेटन। इस बंटवारे की शुरुआत हुई देश के नाम से। सबसे पहले कांग्रेस ने इस बहुमूल्य संपत्ति की मांग की और ये संपत्ति थी देश का नाम भारत। असल में कांग्रेस ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था जिसमें उसे भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान रखने की सलाह दी गई थी। कांग्रेस ने तर्क दिया कि पाकिस्तान भारत को छोड़कर जा रहा है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में भारत की असल हैसियत के हकदार हम ही हैं। इस बंटवारे के दौरान सबसे ज्यादा तू मैं हुई पैसे को लेकर। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि एच.एम. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली को सरदार पटेल के घर में एक कमरे में तब तक बंद कर दिया गया जब तक वो एक नतीजे पर नहीं पहुंचे। खैर, कई दिनों की सौदेबाजी के बाद ये दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत के बैंकों में पड़ा पैसा और अंग्रेजों से मिलने वाले पैसे में से 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा और इसके बदले में पाकिस्तान भारत के ऋण का 17.5% हिस्सा चुकाएगा। इसके अलावा भारत के सरकारी दफ्तरों में पड़ी चल संपत्ति में से 80% हिस्सा भारत के लिए और 20% हिस्सा पाकिस्तान के लिए देना मुकर्रर किया गया। फिर क्या था, भारत के हर दफ्तर में मेज, कुर्सियों और टाइपराइटर तक की गिनती होनी शुरू हो गई। इन सभी चीजों के बंटवारे के लिए बहस तो छोड़िए, लड़ाइयां तक हुई, लेकिन एक चीज के लिए कभी कोई बहस नहीं हुई और वो थी शराब। जितनी भी शराब थी वो भारत को दे दी जाती और इसके बदले में कुछ धन पाकिस्तान को दे दिया जाता था। इस बंटवारे के दौरान एक सवाल और उठा कि समंदर में मारे गए जहाजियों की विधवाओं को पेंशन कौन देगा? क्या सभी मुस्लिम बेवाओं को पेंशन पाकिस्तान देगा? और क्या सभी हिंदू विधवाओं को पेंशन भारत की ओर से दी जाएगी? यही नहीं, भारत की 18,077 मील लंबी सड़कों में से 4,913 मील सड़क और 26,421 मील रेल लाइनों में से 7,112 मील की रेल लाइन पाकिस्तान के हिस्से में आई, जिसके बाद ये बहस छिड़ गई कि इन महकमों की मशीनरी जैसे बुलडोजर, रेल इंजन और बाकी सामान आदि दोनों मुल्कों में तय किए गए 80 और 20% के आधार पर बांटा जाएगा या फिर जिसके हिस्से में जितनी सड़कें और रेल लाइनें आई हैं उस आधार पर बांटा जाएगा। यही नहीं, भारत की लाइब्रेरी में पड़ी पुस्तकों के बंटवारे को लेकर भी दोनों मुल्कों में पेंच फंस गया। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को भारत और पाकिस्तान में इस तरह बांटा गया कि पहला खंड भारत को दिया गया, फिर दूसरा खंड पाकिस्तान को दिया गया, फिर तीसरा खंड फिर से भारत को दे दिया गया। यहाँ तक कि लाइब्रेरी में पड़े शब्दकोश को भी आधा आधा फाड़ कर भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया।
बंटवारे की इस प्रक्रिया से एक चीज को बाहर रखा गया और वो था भारत का गुप्तचर विभाग। भारत के गृह विभाग ने दूरदर्शिता से फैसला लिया कि भारत के गुप्तचर विभाग में किसी तरह की कोई कमी नहीं की जाएगी और उसके अफसर इस बात पर अड़े रहे कि इस विभाग की एक फाइल तो छोड़िए, स्याही तक भी हम पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान एक नया मुल्क बना था तो जाहिर सी बात है उसकी नई करेंसी भी छपनी थी, लेकिन उस वक्त भारत में सिर्फ एक ही प्रेस थी जहां पर नोटों की छपाई होती थी और भारत ने उस प्रेस को पाकिस्तान से साझा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को भारतीय नोटों पर ही अपनी पाकिस्तानी मोहर लगाकर थोड़े वक्त के लिए काम चलाऊ करेंसी बनानी पड़ी थी। बंटवारे का माहौल इतना चरम पर था कि कुछ पाकिस्तानी मुसलमान चाहते थे कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान भिजवा दिया जाए, तो वहीं कुछ हिंदू साधुओं का कहना था कि सिंधु नदी जिसके तट पर बैठकर वेद लिखे गए थे वो किसी भी हालात में भारत को ही मिलनी चाहिए। सबसे नाटकीय विभाजन हुआ वायसरॉय भवन के अस्तबल में। इस अस्तबल की शान थी 12 घोड़ा गाड़ियां, जिन पर सोने और चांदी की तरह तरह की सजावट हो रखी थी। इन गाड़ियों में वायसरॉय और उनके मेहमानों को दिल्ली की सैर करवाई जाती थी, लेकिन इनमें से 6 गाड़ियों की सजावट सुनहरी थी और 6 गाड़ियों की सजावट रुपहली थी और इन 6 गाड़ियों के सेट को तोड़ना भी बड़ी दुखद बात होती। इसलिए माउंटबेटन के एडीसी पीटर हॉज ने यह तय किया कि सिक्का उछालकर इस बात का फैसला किया जाएगा कि किसके हिस्से में सुनहरी गाड़ियां आएंगी और किसके हिस्से में रुपहली। इसके बाद जब वो सिक्का खनखनाता हुआ अस्तबल के फर्श पर गिरा तो भारत की तरफ से कमांडर मेजर गोविंद सिंह उछल पड़े। सुनहरी गाड़ियों का फैसला भारत के हक में हुआ था, लेकिन इसके अलावा एक और दिल पसीज देने वाला बंटवारा अभी बाकी था। ये बंटवारा था उन लाखों मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों का जो भारत की गौरवशाली संस्था भारतीय सेना का हिस्सा थे। भारतीय सेना के 2/3 सैनिक भारत के हिस्से में आने थे और 1/3 सैनिक पाकिस्तान के हिस्से में। बाकी चीज़ों की तरह इन वीरों का बंटवारा भी तय था और इसके साथ ही 25 लाख सैनिकों की उस गौरवशाली परंपरा का अंत हो जाना था। जुलाई के अंत में भारतीय सेना के अधिकारियों को एक फॉर्म दिया गया जिसमें उन्हें लिखना था कि वो भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। हिंदू और सिख फौजियों को इस फॉर्म से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वो मुसलमान फौजी जिनका बंटवारे के बाद घर बार भारत में छूट जाने वाला था, उनके लिए ये कागज का टुकड़ा शूल बन गया। इसी पीड़ा से गुजर रहे थे मेजर याकूब खान, जो रियासत रामपुर के रहने वाले थे। सारी रात वो अपने घर की यादों को सीने से लगाए ये सोचते रहे कि आखिर करें तो करें क्या, लेकिन अंत में उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख पाकिस्तान को चुना और अपनी माँ और परिवार को छोड़कर पाकिस्तान जाने का फैसला लिया। अगली सुबह बेटे को घर से रुखसत करते हुए माँ ने उसे कुरान के नीचे से गुजारा और वो पवित्र किताब उसके हाथ में दे दी और साथ ही उसके सर पर से कुछ पढ़कर भी फूंका ताकि उसकी दुआ हमेशा उसके बच्चे के साथ रहे। मेजर याकूब खां को लग रहा था कि वो अपनी माँ से मिलने आते जाते रहेंगे, लेकिन उनका ये सोचना गलत था। वो ना तो कभी दोबारा अपनी माँ से मिल पाया और ना ही कभी अपने पुश्तैनी घर वापस लौट पाया। इसके कुछ ही महीनों बाद वो कश्मीर में पाकिस्तानी बटालियन की अगुवाई कर रहा था और जो भारतीय फौज की टुकड़ी उसकी बटालियन से लोहा ले रही थी, उनमें एक टुकड़ी गढ़वाल रेजिमेंट की भी शामिल थी। उस रेजिमेंट के कमांडर भी याकूब खां की तरह मुसलमान ही थे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने साल 1947 में अपनी मातृभूमि भारत को चुना और ये विडंबना ही थी कि वो भी रियासत रामपुर के ही रहने वाले थे। याकूब खां की तरह उनके नाम के पीछे भी खां ही लगता था और उनका नाम था यूनुस खान, जो याकूब खान के बड़े भाई थे। दो मुल्कों के बंटवारे ने दो सगे भाइयों को युद्ध के मैदान में एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। अगर आपको हमारा ये किस्सा पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जानकारी से भरे हमारे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं हमारा शो किस्सा आज तक।